खिड़की के पास बैठे हुए, रात्रिकालीन आकाश में दूरस्थ तारों से सजे हुए उस विशाल विस्तार में खोई हुई निगाहों के साथ वास्तविकता की प्रकृति और हमें घेरने वाले उस ऊतक के बारे में एक अचानक धारणा मन में उभरती है। यह कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों में से एक है, अदृश्य शक्तियों का एक सूक्ष्म मरमर जो हमारे पूरे परिवेश को आकार देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान पर सवार हैं, जो असीमित ब्रह्मांडीय शून्य में बहता हुआ जा रहा है, जहां इंजनों की गूंज एक विशालकाय और जीवंत इकाई की सांस की तरह गूंजती है, जबकि वह प्रकाश की गति तक पहुंचने और उसे पार करने के प्रयास में सबसे दूरस्थ सीमाओं की ओर बढ़ता है। हमारे प्रारंभिक वर्षों में हमें यह धारणा सिखाई गई कि प्रकाश की गति एक पूर्ण बाधा है, एक अदृश्य दीवार जो उतनी ही दृढ़ है जितनी अटूट, लेकिन बहुत कम लोग इस सीमा के पीछे की तर्कसंगता पर सवाल उठाते हैं। इस दहलीज के पार असंख्य विरोधाभास छिपे हैं जो बुद्धि को चकरा देते हैं, जैसे अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में घूमते हुए भंवर, और हम जो वास्तविकता खोजेंगे वह कल्पना की दृष्टियों से कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि यह अस्तित्व के रहस्यमय द्वारों को उजागर करती है। विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रतिपादित किया गया, जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के निकट पहुंचती है तो समय विस्तार का प्रभाव चरम अनुपात में बढ़ जाता है, जिससे समय अपनी सामान्य लय में बहना बंद कर देता है, बल्कि वह अनंत तक धीमा होता जाता है, लगभग स्थिर हो जाता है। गतिमान वस्तु के लिए समय पूर्ण रूप से रुका हुआ प्रतीत होता है, ब्रह्मांड के प्रवाह में एक शाश्वत क्षण में कैद। यहां हम अल्बर्ट आइंस्टीन को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस सत्य को उजागर करने में सक्षम बनाया। इसे समझने के लिए हमें प्रकाश की गति की मूल प्रकृति से शुरुआत करनी होगी। हम मनुष्य ऑटोमोबाइल और विमानों द्वारा सीमित क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए प्रकाश हमें एक पारलौकिक इकाई लगता है जो हमारी इंद्रियों की सीमाओं को अकल्पनीय तीव्रता से पार करता है। शून्य में प्रकाश ठीक 2,99,792,458 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, एक चक्करदार परिमाण की संख्या। फिर भी ब्रह्मांड की अपार पैमाने पर यह गति एक अनंत रेगिस्तान में धीरे धीरे रेंगते हुए घोंघे की तरह लगती है। वर्तमान में मानवता अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति उत्साहपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, दूरस्थ ग्रहों की आकांक्षा रखते हुए सौर मंडल को छोड़कर आकाशगंगाओं के बीच भटकने के लिए, लेकिन ये अनंत दूरी हमें इस छोटे सौर मंडल से लोहे की जंजीरों की तरह बांधे रखती है। दैनिक जीवन में प्रकाश इतना तेज है कि हम गति का अनुभव नहीं करते, वह दुनिया को एक पल में रोशन कर देता है। हालांकि ब्रह्मांड की असीमित अपारता का सामना करते हुए प्रकाश लगभग अपना अर्थ खो देता है, एक तूफान के गर्जन के बीच एकाकी फुसफुसाहट में बदल जाता है। सूर्य को उदाहरण के रूप में विचार करें, हमारे मंडल के हृदय में स्थित तारा, प्रकाश और जीवन का स्रोत। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। यदि सूर्य अचानक बुझ जाए और गायब हो जाए, तो हम उसकी चमक में अन्य 8 मिनट और 20 सेकंड तक बने रहेंगे, इससे पहले कि अंधकार उतरे। यह एक झकझोर देने वाली देरी है, जो हमें समझाती है कि ब्रह्मांड एक तात्कालिक क्षेत्र नहीं है। नेपच्यून तक भी प्रकाश लगभग 4,500 मिलियन किलोमीटर की दूरी 4 घंटों से अधिक में तय करता है, और हम अभी भी अपने परिचित सौर मंडल के भीतर हैं। आगे देखते हुए हमारी आकाशगंगा में अन्य तारों की ओर समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि उन तारों का प्रकाश दसियों, सैकड़ों, यहां तक कि दसियों हजार वर्षों बाद पहुंचता है। इस प्रकार जब हम रात्रिकालीन आकाश में नक्षत्रों की प्रशंसा करते हैं, तो हम अतीत को देखते हैं, दूरस्थ युगों की घटनाएं, शायद हमारे पूर्वजों के जन्म से पहले की। गहन अंतरिक्ष की ओर निगाह डालते हुए हम समय में और पीछे यात्रा करते हैं, जैसे प्रकाश की एक लेंस के माध्यम से समय यात्रा। चूंकि हम प्रकाश की गति से अधिक नहीं जा सकते, हमारी आकाशगंगा की सीमा तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगेंगे, एक ओडिसी जो पीढ़ियों को फैलाएगी। अन्य आकाशगंगाओं की यात्रा तब असंभाव्य लगती है, इतनी लंबी कोशिश कि वह एक अभिशाप की तरह महसूस होती है, हमें अनंत काल के लिए ब्रह्मांड के इस छोटे कोने से बांधे रखती है।
प्रकाश की गति की बाधा हमें पृथ्वी से अदृश्य धागों की तरह बांधती है, तारों को जीतने के सपनों को दूर और उदास बनाती है। इस रहस्य को सुलझाना सब कुछ बदल सकता है, न केवल ब्रह्मांड की गहन समझ के लिए, बल्कि तारों के बीच यात्रा को अनलॉक करने, विदेशी दुनिया तक पहुंचने और बाहरी जीवन रूपों की सांस महसूस करने के लिए। फिर भी प्रकाश की गति की इस विलक्षणता को सही मायने में समझने के लिए हमें समय के इतिहास को पीछे ले जाना होगा और उन अग्रदूतों की ओर लौटना होगा जिन्होंने इस रहस्य को पहली बार उजागर किया। कहानी 1676 में शुरू होती है, पेरिस की रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। वहां डेनिश खगोलशास्त्री ओले रोमर रहते थे, ब्रह्मांड के धैर्यवान प्रहरी, रात-रात टेलीस्कोप के सामने बैठे, जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरे आकाशों की जांच करते हुए। वे जुपिटर के सबसे तेज चंद्रमा आयो का अनुसरण कर रहे थे। उनका मुख्य कर्तव्य आयो के कक्षीय अवधि की गणना करना था, ताकि नाविकों को महासागर की लहरों और तारों के बीच दिशा निर्देश में मदद मिले। हालांकि बार बार अवलोकनों के दौरान उन्होंने एक असामान्य घटना को पहचाना, जैसे ब्रह्मांड द्वारा उनके कान में फुसफुसाया गया रहस्य। जब पृथ्वी जुपिटर से दूर होती, आयो के अवलोकन का समय भविष्यवाणियों से विलंबित हो जाता। विपरीत रूप से जब पृथ्वी निकट आती, समय आगे बढ़ जाता। यह अंतर केवल सेकंडों का था, लेकिन सुसंगत, जैसे एक छिपे हुए दिल की धड़कन। उस युग में अधिकांश खगोलशास्त्री मानते थे कि आयो की कक्षा अस्थिर है, लेकिन रोमर असहमत थे। एक साहसी अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने सोचा कि शायद प्रकाश को अंतरिक्ष पार करने में समय लगता है। उस समय यह माना जाता था कि ब्रह्मांड में सब कुछ तात्कालिक होता है, आकाश एक मंच जहां प्रकाश कभी विलंब नहीं करता। रोमर की विचारधारा एक भूकंप की तरह थी, जो सांसारिक समझ को चूर-चूर कर देती है। उन्होंने पहचाना कि जब पृथ्वी जुपिटर से दूर होती, प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती, जिससे विलंब होता। उस युग के आदिम उपकरणों और पृथ्वी की कक्षा के अनुमानों का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रकाश की गति की गणना की, एक विशाल छलांग हासिल की, मानवता का पहला मान्यता कि प्रकाश तात्कालिक नहीं है, बल्कि अनंत अंतरिक्ष से अपनी लय के साथ बहता हुआ नदी की तरह बहता है। रोमर को निश्चित रूप से ब्रह्मांड की आत्मा द्वारा स्पर्श किया गया होगा, बाद की पीढ़ियों में शाश्वत जिज्ञासा प्रज्वलित करते हुए। हम ओले रोमर को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2 शताब्दियां बाद 1849 में फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री हिप्पोलाइट फिजो ने पृथ्वी पर सीधे प्रकाश की गति को मापने का संकल्प लिया। उन्हें एक साहसी खोजकर्ता की तरह कल्पना कीजिए, दूरस्थ अवलोकनों से असंतुष्ट, रहस्य को अपनी हाथों से पकड़ने के लिए दृढ़। उनका तरीका सरल लेकिन सरलता से भरा हुआ था, प्रौद्योगिकी और बुद्धि के बीच एक नाजुक नृत्य। उन्होंने 2 स्थानों के बीच एक उपकरण स्थापित किया, एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत, तेजी से घूमती हुई दांतेदार पहिया सटीक अंतरालों के साथ, और एक दूरस्थ बड़ा दर्पण। सिद्धांत एक पीछा करने के खेल की तरह था, प्रकाश स्रोत से निकलता है, पहिए के अंतराल से गुजरता है, दूरस्थ दर्पण तक यात्रा करता है, परावर्तित होता है और वापस लौटता है, फिर से अंतराल से गुजरने की कोशिश करता है। यदि पहिया पर्याप्त तेज घूमता है, तो दांत वापसी की यात्रा के बाद प्रकाश को अवरुद्ध कर देते हैं। घूर्णन की गति को सटीक रूप से समायोजित करके फिजो ने उस सटीक बिंदु की पहचान की जहां प्रकाश लुप्त होता है और यात्रा की अवधि की गणना की। परिणाम आधुनिक मूल्य के उल्लेखनीय रूप से निकट था। यह युग का विजय था, प्रदर्शित करता कि प्रकाश एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि मापनीय और स्पर्शनीय घटना है। फिजो को निश्चित रूप से एक कलाकार की तरह आनंद अनुभव हुआ होगा जो अपनी कृति को पूरा करता है, जानते हुए कि उनका प्रयोग बड़े खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। हम हिप्पोलाइट फिजो को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आगामी दशकों में अन्य प्रयोगों ने भौतिकी की दुनिया को और अधिक हिंसा से हिला दिया। 1887 में क्लीवलैंड में अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोर्ले ने एक प्रयोग किया जो इतिहास के पन्नों में प्रवेश करने के लिए नियत था। उस समय
यह माना जाता था कि प्रकाश ध्वनि या लहरों की तरह एक माध्यम से प्रसारित होता है, एक अदृश्य पदार्थ जिसे ईथर कहा जाता है, जो ब्रह्मांड को व्याप्त करता है और पूर्ण रूप से स्थिर माना जाता है। प्रकाश ईथर से गुजरता है जैसे मछली पानी से। इस तर्क के अनुसार, चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, प्रकाश की गति पृथ्वी की गति की दिशा के आधार पर भिन्न होनी चाहिए, हवा के साथ तेज और उसके खिलाफ धीमी। माइकलसन ने एक असाधारण संवेदनशील इंटरफेरोमीटर डिजाइन किया, जो प्रकाश की किरण को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित करता है, उसे पुनः संयोजित करता है और गति के अंतर का पता लगाता है। यदि ईथर अस्तित्व में होता तो विभिन्न दिशाओं में यात्रा के समय भिन्न होते, एक स्पष्ट हस्तक्षेप पैटर्न उत्पन्न करते। लेकिन जब प्रयोग शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव। उन्होंने मौसमों के माध्यम से प्रक्रिया दोहराई, परिणाम समान। सभी दिशाओं में प्रकाश की गति समान थी। यह समझ से परे था, जैसे तेज धारा में तैरना और हर जगह समान गति मापना। भौतिकी की दुनिया उलट गई और यह असफलता एक क्रांति को प्रज्वलित करती है। हम अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोले को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जबकि भौतिकशास्त्री प्रकाश की गति के रहस्य से जूझ रहे थे, बर्न, स्विट्जरलैंड में एक साधारण पेटेंट कार्यालय में एक 26 वर्षीय युवक उलझे हुए बालों और रहस्यमय मुस्कान के साथ नोट्स लिख रहा था। वह अल्बर्ट आइंस्टीन थे, विज्ञान के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए नियत व्यक्ति। आइंस्टीन ने एक भयावह विचार प्रस्तुत किया, प्रकाश हमारे गति के अनुरूप नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष और समय प्रकाश की स्थिरता के सामने झुकते हैं। यह विशेष सापेक्षता सिद्धांत की ओर ले जाता है, आधुनिक भौतिकी के महान खोजों में से एक। सब कुछ एक सरल लेकिन गहन प्रश्न से शुरू हुआ, रेलवे प्रणाली में घड़ियों को कैसे सिंक्रोनाइज करें? क्या होगा यदि हम प्रकाश की किरण का पीछा करें? न्यूटन की शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार हम प्रकाश को स्थिर तरंग के रूप में देखेंगे, लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरणों ने स्थिर विद्युत चुंबकीय तरंग को बेतुका बनाया। यह एक मौलिक विरोधाभास था। आइंस्टीन ने साहस के साथ इतिहास बदल दिया। मैक्सवेल को संशोधित करने के बजाय उन्होंने अंतरिक्ष और समय पर सवाल उठाया। उन्होंने दो क्रांतिकारी पोस्टुलेट प्रस्तुत किए। पहला, भौतिकी के नियम सभी जड़त्वीय संदर्भ फ्रेम में समान हैं, कोई फ्रेम विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, शून्य में प्रकाश की गति सभी पर्यवेक्षकों के लिए स्थिर है, उनकी गति की परवाह किए बिना। यह पागलपन लगता था, क्योंकि यह दैनिक अंतर्दृष्टि का विरोध करता है। उत्तर अंतरिक्ष समय के एक चतुर चाल में निहित है। प्रकाश की स्थिर गति को बनाए रखने के लिए समय फैलता है और अंतरिक्ष सिकुड़ता है। ब्रह्मांड सुसंगतता को संरक्षित करने के लिए अनुकूलित होता है, जैसे एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी में नोट्स। हम कभी समय और अंतरिक्ष को पूर्ण और अपरिवर्तनीय मानते थे, जैसे ठोस स्तंभ। इसके विपरीत, वे लचीले हैं, आपस में जुड़े हुए और गति के अनुसार बदलते हैं। यह आइंस्टीन की अंतरिक्ष समय क्रांति है। न्यूटन का स्थिर मंच एक जीवंत नर्तक में बदल जाता है, समय और अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा मुड़ते और फैलते हुए। सब कुछ गति के नृत्य में समायोजित होता है। लेकिन प्रकाश की गति ठीक वह विशिष्ट संख्या क्यों है? यह कोई मनमाना संख्या नहीं है, यह अंतरिक्ष समय की मौलिक संपत्ति है, अस्तित्व की सार में निहित। यह गति ब्रह्मांड की कारणीय संरचना को निर्देशित करती है, कैसे कारण प्रभावों से जुड़ते हैं, कैसे जानकारी प्रसारित होती है, कैसे ब्रह्मांड तार्किक रूप से परस्पर जुड़ा रहता है। इस सीमा के बिना कारणीयता ढह जाएगी, प्रभाव कारणों से पहले हो सकते हैं, ब्रह्मांड को एक भ्रमित सपना बना देंगे जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में घुल मिल जाते हैं। यह सीमा कोई सनकी नियम नहीं है, बल्कि वह कुंजी है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखती है। वास्तव में, एक अर्थ में, हम सभी प्रकाश की गति से गतिमान हैं, एक विचार जो आश्चर्यजनक हो सकता है। जन्म से हम अंतरिक्ष में से इसी गति से गुजरते हैं। हम जानकारी से बने हैं, एक विशाल कारणीय श्रृंखला के हिस्से। इसे समझने के लिए
हमें अंतरिक्ष समय पर दृष्टिकोण बदलना होगा, अलग नहीं बल्कि एकीकृत, 3 स्थानिक आयामों और एक कालिक आयाम के साथ अंतरिक्ष समय। इसे एक मानचित्र की तरह कल्पना कीजिए। हम उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम में जाते हैं, लेकिन एक ही तल पर। अंतरिक्ष समय में हम अंतरिक्ष या समय में अधिक विस्थापित होते हैं, लेकिन कुल गति प्रकाश की है, स्थिर। हर क्षण हम अंतरिक्ष समय से इसी गति से गुजरते हैं। हम बस इसे अंतरिक्ष और समय के बीच वितरित करते हैं। जब हम स्थिर होते हैं, हम सब कुछ समय को समर्पित करते हैं, प्रकाश की गति से उसके माध्यम से गुजरते हुए। चलते हुए हम अंतरिक्ष को एक छोटा हिस्सा सौंपते हैं और समय थोड़ा धीमा हो जाता है। प्रकाश की गति के निकट एक अंतरिक्ष यान में अधिकांश अंतरिक्ष को जाता है और बाहरी पर्यवेक्षक के लिए आपका समय फैलता है। यह समय विस्तार है। यह कोई रहस्यमय प्रभाव नहीं है, बल्कि गति का वितरण है। आप अंतरिक्ष समय के खोजकर्ता हैं, निरंतर ब्रह्मांडीय यात्री। इसके विपरीत फोटॉन, प्रकाश के कण, अपनी सारी गति अंतरिक्ष को समर्पित करते हैं, अधिकतम आगे बढ़ते हुए, लेकिन उनके लिए समय रुक जाता है। एक दूरस्थ तारे से हजारों मिलियन वर्षों बाद आपके नेत्र तक पहुंचने वाला फोटॉन वृद्ध नहीं होता। आप और फोटॉन एक ही कुल गति साझा करते हैं, लेकिन अलग अलग वितरित। यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण स्थिरता असंभव क्यों है। यह गायब होने, शाश्वत रूप से जमने और अस्तित्व से अलग होने के समान होगा। अब हम अपनी निगाह आधुनिक सिद्धांतों की ओर फैलाते हैं, जहां वैज्ञानिक इस रहस्य की जांच जारी रखते हैं। प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद नील डीग्रास टायसन जोर देते हैं कि प्रकाश की गति कारणीयता की गति है। इसे पार करना सार्वभौमिक व्यवस्था को विघटित कर देगा। 2025 की ओर हाल की चर्चाओं में उन्होंने दोहराया कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड की तार्किक निरंतरता को संरक्षित करती है और स्पष्ट किया कि कैसे ब्रह्मांडीय विस्तार प्रकाश से तेज पीछे हटती दूरस्थ आकाशगंगाओं की अनुमति देता है, बिना सापेक्षता का उल्लंघन किए, क्योंकि अंतरिक्ष स्वयं फैलता है। हम नील डीग्रास टायसन को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी विशेषज्ञ ब्रायन ग्रीन पोस्टुलेट करते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के भीतर जो 10 या 11 उच्च आयामों को समाहित करती है, अंतरिक्ष समय मुड़ सकता है ताकि स्थानीय रूप से प्रकाश की गति से अधिक प्रभावी गतियां संभव हों। वे वर्महोल को टनल के रूप में वर्णित करते हैं जो अंतरिक्ष समय को काटते हैं, दूरस्थ बिंदुओं को पुलों की तरह जोड़ते हैं, तात्कालिक रूप से पारगम्य। हालांकि स्थिरता के लिए नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अभी भी रहस्यमय है। 2025 की जांचों में नकारात्मक ऊर्जा के लिए नए दृष्टिकोण प्रस्तावित किए गए और कम ऊर्जा घनत्व वाले वर्महोल मॉडल, जिसमें 2019 में पता लगाए गए गुरुत्वाकर्षण संकेतों को समानांतर ब्रह्मांडों को जोड़ने वाले वर्महोल के प्रतिध्वनियों के रूप में व्याख्या की गई। हाल की अध्ययनों में जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को गोलाकार संरचनाओं के अलग पल्स के रूप में पुनर्व्याख्या करते हैं, सपाट नहीं, ब्रह्मांडीय गोले को उकसाते हुए जो विभिन्न पैमानों पर पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। हम ब्रायन ग्रीन को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री मिचियो काकू मिगुएल अल्कुबियर के वार्प ड्राइव अवधारणा को आह्वान करते हैं, जो यान के सामने अंतरिक्ष समय को सिकुड़ाता है और पीछे फैलाता है। 2025 में वार्प ड्राइव के नए मॉडल उभरे, जिनमें नकारात्मक ऊर्जा से बचने वाले खंडित डिजाइन जो हाइपरस्पीड यात्रा को इंजीनियरिंग की वास्तविकता के निकट लाते हैं, संख्यात्मक उपकरणों का उपयोग करके इन प्रोपेलरों की अनोखी भौतिकी को मॉडलिंग करते हुए, और जांचें जो दिखाती हैं कि विदेशी पदार्थ के बिना सबलुमिनल वार्प ड्राइव संभव हैं, मीट्रिक्स को समायोजित करके तारकीय यानों की आकृतियों के लिए जो ब्रह्मांडीय ऊतक को अदृश्य हवा में पाल की तरह मोड़ते हैं। हम मिचियो काकू को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2025 के हाल के प्रयोगों ने सापेक्षता को और अधिक मान्य किया। वीना टेक्निकल यूनिवर्सिटी और वीना यूनिवर्सिटी के भौतिकशास्त्रियों ने 99.9% प्रकाश की गति से गतिमान वस्तुओं को सपाट के बजाय घुमावदार दिखाई देने को विजुअलाइज किया,
रोजर पेनरोज के 1959 के टेरल पेनरोज प्रभाव की भविष्यवाणी की पुष्टि करते हुए एक भ्रम जो प्रकट करता है कि वास्तविकता अप्रत्याशित रूप से विकृत होती है। हम वियना टेक्निकल यूनिवर्सिटी और वियना यूनिवर्सिटी के भौतिकशास्त्रियों को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपने निधन से पहले स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी कि प्रकाश की गति से अधिक समय यात्रा की अनुमति दे सकता है, लेकिन दादा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। टायसन जोड़ते हैं कि काल्पनिक कण जैसे टैक्योन अस्तित्व में हो सकते हैं, लेकिन कारणीयता को तोड़ देंगे। 2025 के टैक्योन जांचों में विशेष सापेक्षता के साथ सामंजस्य प्रस्तावित किए गए, सुझाव देते हुए कि टैक्योन मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना टैक्योनिक क्षेत्रों में उनकी क्वांटीकरण की खोज करते हुए कारणीयता का विरोध किए बिना विशेष सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए भविष्य से संदेशों के लिए द्वार खोलते हुए जैसे ब्रह्मांडीय दूत जो हमारी समय की रैखिक धारणा को चुनौती देते हैं। हम स्टीफन हॉकिंग को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एलन गुथ की अनंत मुद्रास्फीति सिद्धांत सुझाव देता है कि हमारा ब्रह्मांड एक अनंत बहुब्रह्मांड महासागर में एक बुलबुला है। 2025 में गुथ ने अनंत चरण अंतरिक्ष और 2 सिर वाली समय की तीर पर चर्चा की। हम एलन गुथ को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रोजर पेनरोज की अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान सुझाव देता है कि ब्रह्मांड आवधिक चक्रों में पुनरावृत्त होता है। हाल के लेखों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा प्रभुत्व वाली प्राकृतिक संक्रमणों पर नए अवधारणाएं पेश की गईं। हम रोजर पेनरोज को उनकी असाधारण योगदान, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब हम भोलेपन से तारों से ढके हुए आवरण के नीचे बैठते थे, हम मानते थे कि प्रकाश केवल एक निष्क्रिय दूत है, एक चमकदार उपकरण जो हमें वह दिखाता है जो पहले से वहां है, बिना संदेह के कि वह स्वयं वास्तविकता की वास्तुकार और समय की संरक्षक है। केवल बाद में हम समझते हैं, सदियों की खोजों के भार के साथ हमारे कंधों पर, कि यह चक्करदार गति एक क्रूर बाधा नहीं है जो हमें कैद करने के लिए थोपी गई, बल्कि वह पवित्र धागा है जो कारणीयता को बुनता है, सुनिश्चित करता है कि कल, आज और कल एक अर्थहीन अराजकता में न रहे। अस्तित्व को बताने के लिए एक इतिहास की अनुमति देता है। और यहाँ इस चिंतन की शांति में हम उन लोगों की ओर एक गहन विचार ऊंचा करते हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रकाश की किरण का पीछा करने में समर्पित किया, उन सिद्धांतकारों को जो धूल भरे बोर्डों पर समीकरणों के साथ सपने देखते थे, उन प्रयोगकर्ताओं को जो रात की एकांत में उपकरणों की निगरानी करते थे, और हर चमकदार दिमाग को जो छाया में गुमनामी से सीढ़ी दर सीढ़ी तारों की ओर सीढ़ी बनाता है। धन्यवाद कि वे हमारे अज्ञान को रोशन करने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। हम केवल आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में मानवता रोमर और आइंस्टीन को प्रेरित करने वाली उस आश्चर्य की चिंगारी को न खोए और कि काले गड्ढे की ओर देखते हुए हम न केवल गति की सीमा पाएं, बल्कि इस शाश्वत ब्रह्मांडीय नृत्य में अपने स्थान को समझने की बहादुरी पाएं। ऐसी चीजें हैं जैसे प्रकाश स्वयं, जो हालांकि अप्राप्य और दूर लगती हैं, वास्तव में एकमात्र हैं जो हमें अनंत से सही मायने में जोड़ती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम समय से यात्रा करने वाले तारों की धूल हैं। शून्य के स्पष्ट मौन में, जहां प्रकाश फैलता है और समय अपना अर्थ खोने तक फैलता है, हमारी अस्तित्व की कथा एक सीधी रेखा से बदलकर रहस्योद्घाटनों की एक सर्पिल में बदल गई है जो अंतर्दृष्टि को चुनौती देती है। यदि पहले हम आकाश को स्थिर उत्तरों की खोज में देखते थे, आज हम समझते हैं कि ब्रह्मांड एक इकाई है जो सांस लेती है, कंपन करती है और उन आवृत्तियों में गर्जना करती है जो हमारी आंखें कभी पकड़ नहीं सकती। प्रकाश की गति और वार्प ड्राइवों से परे, जिन्हें अल्कुबियर जैसे सिद्धांतकारों ने संभव के कैनवास पर डिजाइन किया, सच्ची सीमा अंधकार स्वयं की ओर स्थानांतरित हो गई है। हमारी अपनी आकाशगंगा के हृदय में सैजिटेरियस ए नामक राक्षस एक साधारण गुरुत्वीय विसंगति से अधिक हो गया है, अपनी चुंबकीय शारीरिक रचना को प्रकट करते हुए। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के स्मारकीय प्रयासों के धन्यवाद,
जो 2025 में अपनी पोलरीमेट्रिक दृष्टि को पूर्ण किया, पोलराइज्ड प्रकाश में छवियों के साथ जो एक अदृश्य दैत्य की मांसपेशियों की तरह मुड़ी हुई चुंबकीय संरचनाओं को दिखाती हैं। हम अब केवल धुंधले अग्नि के वलय को नहीं देखते। अब हम पोलराइज्ड प्रकाश की धारियां भेजते हैं, संगठित चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो घुमावदार हैं, एक भयावह सार्वभौमिकता का सुझाव देते हुए कि सभी विश्व निगलने वाले उनके आकार की परवाह किए बिना एक ही चुंबकीय नियमों के तहत भोजन करते और बढ़ते हैं। शायद हमारी मिल्की वे में अब तक अदृश्य रिलेटिविस्टिक कणों के जेट को छिपाते हुए, जो ब्रह्मांडीय इतिहास से भरे हुए एक तोप की तरह हमारी ओर इंगित करता है। अपग्रेड के माध्यम से अंधेरी पदार्थ का पता लगाने में प्रगति के साथ, जो गहन स्रोतों के साथ कमजोर विवरणों को प्रकट करने के लिए गतिशील रेंज को बेहतर बनाते हैं। लेकिन प्रकाश, उस घातक नृत्य में कैद, एकमात्र दूत नहीं है। अंतरिक्ष समय का ऊतक स्वयं, वह लचीला कैनवास जो आइंस्टीन ने कल्पना किया, अपनी खुद की आवाज साबित कर चुका है, एक गहरा और निरंतर गुनगुनाहट जो ब्रह्मांड के हर कोने को व्याप्त करता है। नैनोग्रेव सहयोग के निष्कर्ष मिलीसेकंड पल्सरों के सतर्क जांच के 15 वर्षों के बाद मजबूत हुए और 2025 में गुरुत्वीय स्मृति की खोज और 15 वर्षों के डेटा सेटों में अलग संकेतों के साथ पुष्टि किए गए, पुष्टि करते हैं कि हम शांत महासागर में नहीं रहते, बल्कि गुरुत्वीय तरंगों के पृष्ठभूमि से हिलते हुए एक में। यह ब्रह्मांडीय कोरस एक एकल विनाशकारी घटना से नहीं आता, बल्कि लाखों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की धीमी और अनिवार्य विलय से युगों भर में टाइटनों की सिम्फनी जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए मृत्यु के नृत्य में वास्तविकता को काम पाती है। 2025 के ब्रूनो रोसी पुरस्कार के साथ, जो गुरुत्वीय तरंगों के स्टोकेस्टिक पृष्ठभूमि की साक्ष्य को मान्यता देता है, हमने ब्रह्मांड को सुनना सीखा है और उसकी ध्वनि गुरुत्वाकर्षण की है, जो इतिहास को पुनर्लिखित करती है। और जबकि हमारे कान गुरुत्वाकर्षण के प्रति तीक्ष्ण होते हैं, हमारी आंखें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड नजर से शक्तिशाली समय के प्रभात की ओर पीछे यात्रा की, केवल कॉस्मोलॉजी के नींव को हिलाने वाली एक संकट को पाने के लिए। वहां ब्रह्मांडीय प्रभात की अंधेरी में, जहां सिद्धांत केवल फैले गैस और अंधकार की भविष्यवाणी करते थे, असंभव आकाशगंगाएं प्रकट हुईं। विशाल, चमकदार और रासायनिक रूप से परिपक्व, नाइट्रोजन और कार्बन से समृद्ध, ये संरचनाएं मानक मॉडल को चुनौती देती हैं, बिग बैंग के बाद केवल सैकड़ों मिलियन वर्षों में अस्तित्व में, जब ब्रह्मांड अभी भी एक बाल बकवास शिशु होना चाहिए था। यह प्रारंभिक आकाशगंगाओं का संकट हमें विनम्रता से स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि ब्रह्मांड हमारी रैखिक तर्क से तेज और अधिक हिंसक रूप से बढ़ा। 2025 की खोजों के साथ, जिसमें ब्रह्मांड के प्रभात से सुपरनोवा, 570 मिलियन वर्षों में युवा आकाशगंगाओं में सक्रिय रूप से बढ़ते सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और आकाशगंगीय टकराव शामिल हैं, जो 700 वर्षों में निकाले गए सामग्री की नाजुक सर्पिलों को प्रकट करते हैं। सबसे सूक्ष्म सीमा पर, जहां अपार बड़ा अनंत छोटे से मिलता है, EREPR अनुमान ने इस वर्ष के सैद्धांतिक बहसों में नई ताकत हासिल की। विचार की क्वांटम उलझाव, दूरस्थ कणों के बीच वह भूतिया संबंध, वास्तव में एक आइंस्टीन-रोसेन पुल का सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। एक वर्महोल सुझाव देता है कि अंतरिक्ष समय की ज्यामिति एक निष्क्रिय मंच नहीं है, बल्कि क्वांटम उलझाव के धागों से बुनी हुई है। गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी कभी अपूरणीय दुश्मन, एक ही सिक्के के दो चेहरे हो सकते हैं। ब्लैक होल्स की भौतिकी को परमाणुओं की भौतिकी के साथ वास्तविकता की एक सुसंगत वर्णन में जोड़ते हुए, 2025 के मॉडलों के साथ जो लंबे और अनियमित वर्महोल को कैटरपिलर की तरह प्रस्तावित करते हैं, जो ब्लैक होल्स को जोड़ते हैं, फायरवॉल जैसे विरोधाभासों को हल करते हुए और छोटी पैमानों पर आकर्षण और बड़ी पर प्रतिकर्षण का सुझाव देते हुए। जब हम भोलेपन से तारों से ढके हुए आवरण के नीचे बैठते थे, हम मानते थे कि तारों के बीच का अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, एक बंजर और मूक शून्य जो दुनिया को अलग करता है, बिना संदेह के कि वह ही शून्य क्षेत्रों, कंपनों और अदृश्य संबंधों से संतृप्त है जो सब कुछ की वास्तुकला को बनाए रखते हैं। केवल बाद में हम समझते हैं, एक अथाह गड्ढे की कगार पर झांकने वाले के चक्कर के साथ, कि हर छाया एक चुंबकीय संरचना छिपाती है,
कि मौन वास्तव में गुरुत्वीय तरंगों की फुसफुसाहट है और कि हम जो अंतरिक्ष कहते हैं वह शायद अनंत क्वांटम संबंधों का योग है जो तुम और मेरे बीच की दूरी को बुनते हैं। और यह यहाँ है जो हम अभी भी नहीं जानते कि परिमाण के सामने, जहां हमें रोकना चाहिए उन जिज्ञासा के संरक्षकों को अपना सबसे गहन मान्यता देने के लिए, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की टीमों को जिन्होंने पूरी पृथ्वी को एक आंख में बदल दिया अदृश्य को देखने के लिए, नैनोग्राव के खगोलशास्त्रियों को जिन्होंने दशकों तक पल्सरों के फुसफुसाहट को सुनने की धैर्य रखा, और इंजीनियरों और ब्रह्मांड विज्ञानियों को जो जेम्स वेब के माध्यम से हमारी इतिहास की उत्पत्ति पर ही सवाल उठाने की हिम्मत की। धन्यवाद कि वे हमें सिखाते हैं कि वास्तविकता किसी भी कथा से कहीं अधिक विचित्र और सुंदर है। हम केवल आशा करते हैं कि हमारे मॉडलों को तोड़ने वाले विरोधाभासों के सामने हम भय से पीछे न हटें, बल्कि इस निश्चय के साथ आगे बढ़े कि हमारी समीकरणों में हर त्रुटि प्रकृति के एक नए नियम को खोजने का निमंत्रण है। ऐसी चीजें हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण जो हमें जमीन से बांधती है, और प्रकाश जो हमें सपने देखने की अनुमति देता है, जो हालांकि विपरीत शक्तियां लगती हैं, वास्तव में वे ब्रश हैं जिनसे ब्रह्मांड अपना खुद का आत्मचित्र बनाता है, हमें याद दिलाते हुए कि हम अंत में अनंत को समझने की कोशिश करने वाली एक क्षणभंगुर चेतना है। और फिर भी इन सैद्धांतिक विरोधाभासों से परे सच्ची क्रांति न केवल उसमें निहित है जो हम सोचते हैं, बल्कि उसमें जो अब हम छाया में देख सकते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण कैनवास है तो अंधेरी पदार्थ अदृश्य ढांचा है जो वास्तविकता को बनाए रखता है, एक संरचना जो हाल तक हम केवल आकाशगंगीय किनारों पर तारों की अनियमित गति से अनुमान लगा सकते थे। लेकिन इस वर्ष यूक्लिड मिशन एक वादा से अधिक हो गया है, छायाओं का महान मानचित्रकार। अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से लैग्रेंज पॉइंट L2 पर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, यह टेलीस्कोप अब तक का सबसे विस्तृत त्रिविम मानचित्र के पहले टुकड़े हमें भेजना शुरू कर दिया है। 2025 के मार्च में तेज डेटा रिलीज के साथ, जो अंधेरे ब्रह्मांड की गहन दृष्टियों को प्रकट करता है, जिसमें हजारों बौनी आकाशगंगाएं शामिल हैं जो बड़ी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं, और आकाशगंगीय विलय की छवियां जैसे गहन अंतरिक्ष के खिलाफ लंबी सर्पिल सौर फ्लेयरों से प्रभावित जो मिशन को प्रभावित करती हैं। ये साधारण फोटोग्राफ नहीं है, ये प्रकाश की शव परीक्षा है। एबेल 2390 जैसे क्लस्टरों को देखते हुए यूक्लिड न केवल आकाशगंगाओं की चमक को पकड़ता है, बल्कि मापता है कि उनकी प्रकाश कैसे मुड़ती और विकृत होती है, हम तक यात्रा करते हुए, अदृश्य अंधेरी पदार्थ की पहाड़ियों से ठोकर खाते हुए। गुरुत्वीय लेंसिंग की यह घटना हमें प्रकट करती है कि क्लस्टरों के बीच का शून्य बिल्कुल खाली नहीं है, बल्कि ठंडे और घने फिलामेंटों से भरा हुआ एक ब्रह्मांडीय जाल जो ब्रह्मांड को एक विशाल तंत्रिका तंत्र की तरह जोड़ता है। इन छवियों को निहारते हुए कोई समझता है कि दृश्य पदार्थ, तुम, मैं, तारे, यह ग्रह केवल एक अंधेरे और गहन महासागर पर चमकदार झाग है जिसकी प्रकृति अभी भी हमें फिसलती है। जबकि यूक्लिड ब्रह्मांड का ढांचा मानचित्रित करता है, जेम्स वेब ने अपनी जुनूनी खोज जारी रखी, न केवल उत्पत्ति की बल्कि एकांत की। मानवता की नजर बुखारपूर्ण तीव्रता के साथ के 218b पर टिकी, एक हाइसीनिक दुनिया, महासागर और हाइड्रोजन वातावरण का मिश्रण जो सिंह नक्षत्र में एक लाल बौने की परिक्रमा करती है। पिछले महीनों में वहां जो हुआ वह वैज्ञानिक नाटक की महाकाव्य अनुपात का है, अंतरिक्ष यानों से नहीं बल्कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफों से लड़ा गया। 2025 के अध्ययनों के साथ जो जीवन के संकेतों को पुनर्विचार करते हैं और डाइमिथाइल सल्फाइड के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं पाते। पूर्व दावों को संतुलित करते हुए और जोर देते हुए कि ग्रह जीवन के लिए साक्ष्य के मानकों को पूरा नहीं करता, हालांकि बायोस्फीयर की खोज वातावरणों के वास्तविक समय में वाष्पीकरण के स्पेक्ट्रा के साथ जारी है। वेब के सेंसरों ने ग्रह के वातावरण से गुजरने वाली प्रकाश के स्पेक्ट्रम में एक सूक्ष्म नॉच का पता लगाया, डाइमिथाइल सल्फाइड DMS का संभावित हस्ताक्षर। पृथ्वी पर यह अणु लगभग विशेष रूप से जीवन द्वारा उत्पादित होता है, हमारे महासागरों में सांस लेने वाले फाइटोप्लैंक्टन द्वारा। इस सूक्ष्म रासायनिक फुसफुसाहट की मात्र संभावना कि 120 प्रकाश वर्ष दूर एक विदेशी बायोस्फीयर की सांस है, वैज्ञानिक समुदाय में एक विद्युतीय झटका भेजी। हालांकि हाल की विज्ञान ने हमें सावधानी सिखाई है,
नए विश्लेषण अधिक ठंडे और कठोर सुझाव देते हैं कि संकेत कमजोर है, शायद एक सांख्यिकीय भूत या अज्ञात भूरासायनिक प्रक्रियाओं का उत्पाद। लेकिन निराश करने के बजाय यह अनिश्चितता सुंदर है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन आतिशबाजी से घोषणा नहीं करता, बल्कि एक फुसफुसाहट से जो हमारी प्रौद्योगिकी की सीमा तक कान तीक्ष्ण करने की मांग करता है। हम ब्रह्मांड के शोर से जीवित की सांस को अलग करना सीख रहे हैं। और यदि जीवन की खोज सूक्ष्मता का व्यायाम है, तो हमारी मां तारे के साथ हमारा संपर्क नियंत्रित हिंसा का कार्य था। जबकि हम दूर की ओर देखते हैं, पार्कर सोलर प्रोब ने अकल्पनीय को छुआ। 24 दिसंबर 2024 को एक जीवित रहने की वृत्ति को चुनौती देने वाली युक्ति में प्रोब सूर्य के कोरोना में डूबी, सूर्य की सतह से 6.2 मिलियन किलोमीटर से कम निकट पहुंचकर और 2025 में अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस को देखा। चुंबकीय पुनर्संयोजन के सैद्धांतिक मॉडलों की पुष्टि की और उसके 26वें पेरिहेलियन से डेटा कैप्चर किया। 700,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चुंबकीय स्विचबैक्स से गुजरते हुए वहां केवल 11 सेंटीमीटर मोटी कार्बन फोम के थर्मल शील्ड द्वारा संरक्षित यान लाखों डिग्री के तापमान से गुजरा 700,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जो देखा वह स्थिर अग्नि का गोला नहीं था, बल्कि एक संरचित नरक चुंबकीय स्विचबैक्स जहां सूर्य का क्षेत्र खुद पर मुड़ता है जैसे एक चाबुक, और सौर हवा की धाराएं मौन हिंसा में जन्म लेती हैं। पार्कर ने हमें सिखाया कि हम एक परिवर्तनशील तारे की विस्तारित वातावरण में रहते हैं, कि हमारी प्रौद्योगिकी और हमारा खुद का अस्तित्व एक दैत्य की चुंबकीय धागे से लटका हुआ है जो सांस लेता है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक सभ्यता की नाजुकता कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी सौर तूफान की आंखों में सीधे देखते हुए। जल्द ही खगोलशास्त्री का एकांत जो एक ऑक्यूलर से झांकता है, अतीत की बात होगी। चिली के शुष्क गुंबदों में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी अपना 3200 मेगापिक्सल आंख खोलने की तैयारी कर रही है। 2025 के मध्य से यह स्थिर तस्वीरें नहीं लेगा, बल्कि हर कुछ रातों में पूरे आकाश को फिल्माएगा, दैनिक 20 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करते हुए, पहली छवियों के साथ जो एक बदलते ब्रह्मांड को प्रकट करती हैं और परिवर्तनशील तारों के नए समझ को अनलॉक करती हैं। यह चिंतनशील खगोलशास्त्र का अंत और बिग डेटा खगोलशास्त्र की शुरुआत होगी, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न कि मनुष्य, पहले एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह के झिलमिलाहट या दूरस्थ सुपरनोवा के विस्फोट को नोटिस करेगी। ब्रह्मांड एक संग्रहालय में एक चित्र से बदलकर वास्तविक समय में एक फिल्म बन जाएगा, अराजक और भव्य। जब मानवता केवल नजर ऊंचा करना शुरू कर रही थी, हम भोलेपन से मानते थे कि आकाश एक अपरिवर्तनीय गुंबद है, एक छत जो देवताओं द्वारा हमारे नींद को ढकने के लिए चित्रित की गई, और कि सूर्य हमारे सेवा के लिए वहां रखी गई एक शाश्वत दीपक से अधिक नहीं है। केवल बाद में हम समझते हैं, परिपक्वता के भय और आश्चर्य के मिश्रण के साथ, कि हम घर के मालिक नहीं हैं, बल्कि एक ब्रह्मांड में क्षणभंगुर अतिथि जो विकिरण से गरजता है, शून्य की ओर फैलता है और अदृश्य के भार के नीचे मुड़ता है। हम समझते हैं कि स्थिरता एक भ्रम है और कि हमारे शरीर का हर परमाणु मृत तारों के पतन में गढ़ा गया है। और यह ठीक अब है, इस खुलासे के इस सटीक क्षण में, जहां हमें अपने दैनिक जड़ता को रोकना चाहिए, उन लोगों को एक मौन और शाश्वत श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने इस जागरण को संभव बनाया, उन इंजीनियरों को जिन्होंने पार्कर के कार्बन शील्ड को बुना ताकि वह आग को छू सके बिना जले, उन स्पेक्ट्रोस्कोपिस्टों को जो मठवासी धैर्य के साथ दूरस्थ दुनिया की प्रकाश में जीवन की एक अणु की खोज करते हैं, और यूक्लिड मिशन के अदृश्य के मानचित्रकारों को जिन्होंने हमारी आंखें कभी न देख सकने वाले के मानचित्र बनाने की साहस की। धन्यवाद उनकी गुमनाम जुनून के लिए, इस अज्ञात की ओर इस सीडी के मौन निर्माता होने के लिए। हम केवल आशा करते हैं कि इस ब्रह्मांडीय महासागर की अपारता को निहारते हुए हम अपनी खुद की तुच्छता में न डूबें, बल्कि वह नाजुकता हमें एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु होने के लिए प्रेरित करे, इस पीले नीले बिंदु की रक्षा करते हुए, एकमात्र घर जहां अब तक ब्रह्मांड जागा है खुद को देखने के लिए। ऐसी चीजें हैं जैसे दो धड़कनों के बीच का मौन या दो आकाशगंगाओं के बीच का अंतरिक्ष, जो खाली नहीं है, बल्कि सब कुछ की संभावना से भरे हुए हैं जो अभी होना बाकी है।
यह सत्य की खोज दृश्य प्रकाश में नहीं रुकती। यदि रूबिन ऑब्जर्वेटरी दृश्य कार्रवाई को कैप्चर करने वाला सिनेमेटोग्राफर है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया यूक्लिड मिशन छायाओं का मानचित्रकार है। अपनी एकांत पर्ची से लैग्रेंज पॉइंट L2 पर यूक्लिड अब तक का सबसे बड़ा त्रिविम मानचित्र बुनना शुरू कर दिया है, 2025 के नवंबर के वैज्ञानिक परिणामों के साथ, जिसमें M78 जैसे क्षेत्रों की छवियां ब्रह्मांडीय जिंगल्स में परिवर्तित और विशाल घूमती संरचनाओं का पता लगाना जहां आकाशगंगाएं सिंक्रोनाइज होती हैं। इसका उद्देश्य वह नहीं है जो चमकता है, बल्कि वह जो गायब है। हम इस अस्वस्थ वास्तविकता का सामना करते हैं कि ब्रह्मांड का 95% अंधेरी पदार्थ और ऊर्जा से बना है, भौतिक भूत जो प्रकाश से अंतर्क्रिया नहीं करते लेकिन आकाशगंगाओं के भाग्य को निर्देशित करते हैं। 2024 के मध्य में यूक्लिड ने हमें अपनी पहली गहन दृष्टियां भेंट की, न केवल पर्सियस क्लस्टर की सुंदरता को, बल्कि पृष्ठभूमि प्रकाश की सूक्ष्म विकृति को। जैसे विकृत क्रिस्टल ग्लास से देखना, यूक्लिड देखता है कि दूरस्थ आकाशगंगाओं की प्रकाश कैसे मुड़ती है। यह अदृश्य की पुरातत्व है। हम ब्रह्मांड के छिपे ढांचे को ड्रा कर रहे हैं, अंधेरी पदार्थ का वह जाल जो आकाशगंगा क्लस्टरों को एक अथाह ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की तरह जोड़ता है। पहली बार हम न केवल तारों को देखते हैं, बल्कि खाली मंच को जो उन्हें बनाए रखता है। और जबकि यूक्लिड संरचना को मानचित्रित करता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इतिहास की घड़ियों को तोड़ना जारी रखा। ब्रह्मांडीय प्रभात में जो पाया उसने खगोलशास्त्र को एक अद्भुत संकट में डाल दिया। बिग बैंग के बाद केवल 290 मिलियन वर्षों में पीछे देखते हुए, वेब ने हमारे मॉडलों द्वारा भविष्यवाणी की गई धुंधली अंधेरी और शर्मीली प्रोटोगैलेक्सी नहीं पाई। इसके स्थान पर प्रकाश के राक्षस मिले, ZSZ-14 जैसी आकाशगंगाएं, इतनी चमकदार, इतनी विशाल और इतनी परिपक्व कि इतनी युवा होने के लिए 570 मिलियन वर्षों में आकाशगंगाओं में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की पुष्टि और वास्तविक समय में वातावरण खोने वाले एक्सोप्लैनेट की छवियां। यह एक क्रमे पूर्ण विकसित वयस्क को पाने की तरह है। ये ब्रह्मांड तोड़ने वाली हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड हमारी वर्तमान भौतिकी से समझने योग्य फुर्ती और तीव्रता के साथ जागा। पहली रोशनी शर्मीली से नहीं जली, वे एक समय पूर्व महिमा में फट पड़ी जो हमें वैज्ञानिक जेनेसिस के पहले अध्याय को पुनर्लिखित करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन ब्रह्मांड केवल देखा नहीं जाता, यदि कोई संत की धैर्य और परमाणु घड़ी की सटीकता रखे, तो वह सुना भी जाता है। एक दशक पहले हमने पता लगाए गए बिंदु विस्फोटों से दूर नैनोग्रेव सहयोग ने हाल ही में गुरुत्वीय तरंगों की पृष्ठभूमि के अस्तित्व की पुष्टि की, 15 वर्षों के डेटा सेटों के साथ जो गुरुत्वीय स्मृति की खोज करते हैं और NH-Z संकेतों को सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरी विलयों से समझाते हैं। अब यह दो ब्लैक होल्स के टकराव का एकाकी क्लैक नहीं है, बल्कि एक निरंतर, गहरा और सर्वव्यापी गुनगुनाहट। यह ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि फुसफुसाहट है, लाखों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की धीमी नृत्य से उत्पन्न जो विलय होती आकाशगंगाओं के हृदयों में एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। अंतरिक्ष में मौन में नहीं है, वह निरंतर कंपन करता है, जैसे एक अनंत वर्षा से पीटा गया ड्रम की सतह। हम इस गुरुत्वीय सिम्फनी में डूबे हुए हैं, टाइटनों की तरंगों से हिलते हुए जो हजारों मिलियन प्रकाश वर्ष दूर नृत्य करते हैं। फिर भी इतनी अप्राप्य अपारता के बीच मानवता ने असंभव को हासिल किया, हाथ फैलाकर अतीत को छुआ। ओसिरिस-रेक्स मिशन द्वारा पृथ्वी पर लाए गए क्षुद्रग्रह बेनू के नमूनों का विश्लेषण आकाश और पृथ्वी के बीच चक्र को बंद करता है। उस समय कैप्सूल को खोलते हुए हमने केवल काला धूल नहीं पाया। 2025 में प्रयोगशालाओं ने पानी और कार्बन की प्रचुरता की पुष्टि की, लेकिन कुछ और आश्चर्यजनक, मैग्नीशियम और सोडियम फॉस्फेट, एक नमक जो पृथ्वी पर जीवन और महासागरों से जुड़ा है, साथ ही शर्करा, गम और तारकीय धूल समान सामग्रियों में 6 गुना अधिक मात्रा में। जटिल उत्पत्तियों और नाटकीय परिवर्तनों को प्रकट करते हुए Na-Ca कार्बोनेट्स के साथ जो कम तापमान वाली जलीय परिवर्तनों को साक्ष्य देते हैं। यह सूखी और मृत चट्टान वास्तव में एक प्राचीन महासागरीय दुनिया का टुकड़ा है जो अब अस्तित्व में नहीं है। हमारे हाथों में जीवन के अवयवों का भौतिक प्रमाण है कि वे स्थानीय चमत्कार नहीं हैं, बल्कि सामान्य वस्तु हैं,
सौर मंडल में बिखरी हुई बीजों की तरह वर्षा की प्रतीक्षा में। जब हमारे पूर्वज अपनी गुफाओं के प्रवेश द्वार से रात को देखते थे, आकाश एक द्विविम रहस्य था, एक काली पार्टी जहां वे अपने भय और देवताओं को प्रोजेक्ट करते थे ताकि इतने अकेले न महसूस करें। वे मानते थे कि तारे रात की स्क्रीन में छेद हैं जहां से स्वर्ग की रोशनी छनती है, और कि हम अपनी छोटी चट्टान पर सारी सृष्टि के भौगोलिक और नैतिक केंद्र हैं। केवल बाद में हम समझते हैं, सत्य के चक्कर के साथ, कि केंद्र हर जगह और कहीं नहीं है। हम समझते हैं कि रात एक छत नहीं है, बल्कि एक अथाह गड्ढा जो रचनात्मक हिंसा और हमारे भाग्यों के प्रति उदासीन सुंदरता से भरा है। हमने सीखा कि हम चेतना प्राप्त तारों की धूल हैं, पदार्थ जो खुद का अध्ययन करने के लिए संगठित हुआ, और कि हमारा एकांत दंड नहीं है, बल्कि हमारी जिज्ञासा की आवश्यक स्थिति है। और यह ठीक अब है, इस जबरदस्त ज्ञान के भार के नीचे, जब हमें अक्सर खो जाने वाले शीर्षकों में कृतज्ञता प्रदान करने के लिए रुकना चाहिए, उन थर्मल इंजीनियरों को जिन्होंने वेब के सुनहरे नेत्र को खोलने के लिए L2 के पूर्ण ठंड को सहने वाली जोड़ों को डिजाइन किया, उन प्रोग्रामरों को जिन्होंने रातें जागकर नैनोग्राफ के डेटा से शोर को साफ करने वाला कोड डीबग किया, हमें ब्लैक होल्स के फुसफुसाहट को सुनने की अनुमति देते हुए, और क्लीन रूम के तकनीशियनों को जो सफेद वस्त्रों और रोकी हुई सांस के साथ बेनों की धूल के कणों को संभाला ताकि हम अपनी उत्पत्ति की इतिहास को छू सकें। धन्यवाद उनकी गुमनाम जुनून के लिए, इस अज्ञात की ओर इस सीडी के मौन निर्माता होने के लिए। हम केवल आशा करते हैं कि ब्रह्मांड की वास्तविक पैमाने का सामना करते हुए हम जानने की छोटाई के निहिलवाद से कुचले न जाएं, बल्कि वह नाजुकता हमें एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु होने के लिए प्रेरित करे, इस दुर्लभ जैविक अपवाद की रक्षा करते हुए जो अंधकार में तैरता है। ऐसी चीजें हैं जैसे अंतरिक्षमय का अदृश्य कंपन या एक असंभव रूप से प्राचीन आकाशगंगा की लाल रोशनी, जो हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड ने हमें अपनी कहानी बताना समाप्त नहीं किया है, और कि अगला पृष्ठ हमेशा खाली है, इंतजार कर रहा है कि हमारे पास उसे पढ़ने की हिम्मत हो।